डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपको डिविडेंड एंड इंटरेस्ट एक नया चैप्टर आपके सामने रखा था। ओके, अब हमने उसमें दो चीजें पढ़ी, द कंसेप्ट ऑफ फाइनल डिविडेंड एंड द फीचर्स। अब फाइनल डिविडेंड में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो डिविडेंड वर्ड ही है वो फाइनल डिविडेंड अपने आप को एक्सप्रेस करता है, इट इज इंप्लाइड कंडीशन। और फाइनल डिविडेंड किसको बोलते हैं बताइए? यस, जो डिविडेंड साल के आखिरी दिन पे दिया जाता है उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। और ये सब जो खासियत थी ये सब फाइनल डिविडेंड की होती है। ओके, अब बताओ इंटरिम डिविडेंड अप्रूव करने की जरूरत है क्या शेयरहोल्डर्स की? नहीं, ना शेयरहोल्डर से पूछने की जरूरत है क्योंकि वो रिस्की डिविडेंड है, वो डायरेक्टर अपने रिस्क पे देते हैं। और इफ द ओवरऑल बिजनेस सफर लॉसेस, कंपनी सफर लॉसेस, जो डिविडेंड दिया वो डायरेक्टर अपनी जेब से भर के देते हैं। हमने कल ही देखा। ओके क्लियर? कल हमने काफी प्रोविजंस प्रोसीजर देखी समझी उस चीज की। अब आज हम सॉरी प्रोविजन जितनी मेरे को याद आई थी मैंने कराई थी। आज हम लीगल सब प्रोविजन देख रहे हैं। ओके चलिए, तो हम पढ़ने जा रहे हैं लीगल प्रोविजन ऑन द सोर्सेस ऑफ डिविडेंड। देखो अंडरलाइन करो, सोर्सेस ऑफ डिविडेंड। ये प्रोविजन देने की डिविडेंड नहीं है, ये सोर्सेस की है। अब सर ये मतलब क्या, आप सुन लीजिए, ध्यान दो बच्चा लोग। अब मैं आपको आज ये क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। देखिए मैं तुम एज ए स्टूडेंट में हमेशा तुमको क्या बोलता हूँ, फोकस ऑन द क्वेश्चन नॉट एन आंसर, बिकॉज यू नो द आंसर वेरी वेल ऑलरेडी। सिर्फ क्वेश्चन समझने नहीं आता इसलिए हम लिख नहीं पाते। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं ओनली फोकस ऑन योर क्वेश्चन, बिकॉज जब मुझे क्वेश्चन समझता है ना और मुझे उसका कंसेप्ट पता है ना तो मैं कुछ ना कुछ तो लिख के आऊंगा उसके बारे में। ये याद ना हमेशा। हम कहाँ मार खाते हैं? हम मार खाते हैं ओनली क्वेश्चंस में। हमको क्वेश्चन समझता नहीं, हम रट्टा मार आंसर में रट्टा मारने के पीछे पड़े रहते हैं। फिर क्या होता है, क्वेश्चन घुमा के आ गया कि अरे ये तो पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि अपन रट्टा मारा है। कंसेप्ट समझोगे ना, देखो जब कोई बच्चा कंसेप्ट समझ के पढ़ाई करता है ना तो उसका इतना बड़ा डेटा इतू सा हो जाता है ये माइंड के अंदर। अब आप देखो, मैंने आपको कनेक्शंस पढ़ाए हैं तो आपका डेटा कंप्रेस होते जा रहा है माइंड के अंदर। आप समझे? आपको क्लियर? और मैंने आपको क्या बताया, लॉ है, लॉ इज मेड फॉर जस्टिस एंड इट इज मेड फ्रॉम कॉमन सेंस। हमेशा ना कॉमन सेंस से यूज करना, कॉमन सेंस हमेशा। अब हम पढ़ रहे हैं लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग सोर्सेज ऑफ डिविडेंड। क्या सुन लीजिए कि एक कंपनी डिविडेंड किस किस में से दे सकती है, लॉ ने उसके लिए क्या प्रावधान किए हैं। यानी कंपनी को अगर डिविडेंड की इच्छा हुई और सपोज करंट ईयर का नेट प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो क्या अदर कोई ऑप्शन है जिसमें कंपनी डिविडेंड दे सकती है? लॉ ने उसके लिए ऑप्शन रखा है। जब ये हम प्रोविजन पढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे लीगल प्रोविजंस ऑन द सोर्सेस ऑफ कैपिटल। यानी इन शॉर्ट हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आप समझ गए होंगे। समझा आपको? क्लियर? यानी इन शॉर्ट यहाँ पे ये डिविडेंड देने का प्रोविजन नहीं है, ये है भाई डिविडेंड कौन सी अमाउंट में से दिया जा सकता है उसकी प्रोविजन है। जैसे कल अपन ने याद करो आईसीएआई का हमने डेफिनेशन पढ़ी, तो इसमें दो सोर्सेज देखिए कौन से। पहला बोलता है आईसीएआई बोलता है कि डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट में से देंगे या तो फ्री रिजर्व में से, जो हमने उसके लिए रखा हुआ है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो दो सोर्सेज तो हमको आईसीआई ने दे दिए, और इसके अलावा कितने सोर्सेज हैं तो हम वो देखते हैं, और क्यों ऐसे सोर्सेज हैं उसके रीजन भी हम समझते हैं ना। एक कंपनी चाहे तो डिविडेंड सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट में से नहीं, वो और भी अपने सोर्सेज निकालकर डिविडेंड दे सकती है। तो ऐसे कितने सोर्सेज हैं हम वो पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करें? देव क्या कर रहे हो बेटा? मैं पूछ रहा हूं क्या कर रहे हो? तो यहां देखना क्वेश्चन क्या था, मेरे को क्वेश्चन एक्सप्लेन कर। खैर है क्या लिख रहे हो तुम दोनों? तो लिख रहा था उसके अंदर तू क्या लिख रहे थे दोनों? खैर हो? हाँ क्या लिख रहे थे दोनों? ओके खैर हो। अब सुनो क्वेश्चन समझा? यानी कंपनी कौन से प्रॉफिट में से डिविडेंड दे सकती है, उसके जरिए कौन से हैं, वो लॉ ने उसके लिए क्या ऑप्शन रखे उसको बोलते हैं लीगल प्रोविजन। क्या बोलते हैं उसको? यानी प्रावधान, प्रोविजंस। पहला आउट ऑफ प्रॉफिट, ऑफ कोर्स। अरे प्रॉफिट में से देंगे ना, कौन सा प्रॉफिट? अब सुनो, अब यहाँ पे प्रॉफिट कौन से प्रॉफिट में से ले सकती है? पहला करंट ईयर प्रॉफिट,
करंट ईयर के नेट प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट निकाला अपन ने, याद करो। पहले नेट प्रॉफिट निकला, फिर इनकम टैक्स कटा, फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन अगर बाकी होगा तो वो करा, रिजर्व फंड्स किया हमने, माइनस किया, फिर रिजर्व फंड माइनस करने के बाद फिर हमने पहला डिविडेंड डिविजिबल प्रॉफिट पहले दिया डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को, फिर इक्विटी को, तो ये करंट ईयर के नेट प्रॉफिट में से दिया ना, तो उसको बोलते हैं करंट ईयर प्रॉफिट। द कंपनी में डिक्लेयर द डिविडेंड फ्रॉम द करंट ईयर प्रॉफिट बट आफ्टर डिडक्टिंग इनकम टैक्स, आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एंड ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ये मैंने कल ही आपको यहाँ पे आंकड़ा समझा के दिया था। अगर आपको डायग्राम देखनी है तो मैंने कल यहाँ पे निकाल के रखी है, आप यहाँ पे इसको दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये कल अपन ने किया ना इसको पूरा हिसाब में, है ना। तो करंट ईयर के नेट प्रॉफिट में ये 5 लाख का डिविजिबल प्रॉफिट आया, इसमें से अपन ने डिविडेंड दिया। नेक्स्ट है ये, देखो जहां रुकना है मैं रुक जाऊंगा, जहां नहीं रुकना है मैं क्या करूंगा रुक के। पहला पॉइंट सुनना आया। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। यस, ध्यान दो, आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। देखो सुनो, मैंने आपको कल ही बताया था कि कंपनी अपने अच्छे समय में डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड बनाती है, और वो फंड जो है वो अच्छे समय में बनाती है ताकि बुरे समय में अगर कंपनी को लॉस हुआ और उस वक्त भी अगर कंपनी को मार्केट से शेयर की वैल्यू हिलानी नहीं है तो कंपनी उस टाइम पे भी डिविडेंड दे सकती है। कौन सा? डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। अब वो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में जो पैसा पड़ा हुआ है वो कहाँ का पैसा होगा? वो प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट्स का होगा। एग्जांपल दूं, सपोज 2015-16 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने कुछ पैसा डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में डाल दिया, फिर 17 में भी डाला, फिर 18 में डाला, यानी डिविडेंड भी दे रहे थे और थोड़ा पैसा हम डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में डाल रहे थे, फिर 19 में डाला। ऐसे 23 तक के पिक्चर्स, 22 तक के पिक्चर्स सही चल रही थी पूरी। 23 में क्या हुआ? 23 में मार्च में कंपनी को लॉस हुआ। अब उस टाइम पे डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड छोड़ो, डिविडेंड लेने के लिए पैसा नहीं है, लॉस है ना, क्या है, तो तब भी उस लॉस में कंपनी डिविडेंड बांट सकती है जो पहले के जो रिजर्व्स पड़े थे, प्रॉफिट पड़ा था, प्रॉफिट उस प्रॉफिट में से। समझा आपको? यानी जनरल रिजर्व में से नहीं दिया हमने, किसने दिया? हमने इस पर्पस के लिए प्रॉफिट जमा रखा था कि बुरे वक्त में, यानी ये 2023 में बुरा वक्त आया ना जहाँ लॉस हुआ, उस लॉस में भी हम प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट में से डिविडेंड बांट सकते हैं। लेकिन अगर डेप्रीसिएशन काटता है तो, और डेप्रीसिएशन पहले काटा ही होगा, पूछो क्यों? नेट प्रॉफिट डेप्रीसिएशन काट के ही निकलता है। अरे इंडायरेक्ट एक्सपेंस अपना अपन ने फाइनल में दो बनाए, याद करो, और सारे इंडायरेक्ट एक्सपेंस इंडायरेक्ट इनकम में से माइनस हो गई, नेट प्रॉफिट मिलता है ना, इनकम माइनस एक्सपेंसेस प्रॉफिट, याद करो, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड माइनस होते हैं ना, तो इंडायरेक्ट एक्सपेंस ना डेप्रीसिएशन अपना। समझा आपको? क्लियर समझा अच्छे से? तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में डिविडेंड दे सकते हैं, लेकिन अगर उसके लिए पर्पस रखा हो तो। दूसरा, फंड्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। यस, मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू पे डिविडेंड। कभी कभी क्या होता है, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं कंपनी के सामने कि गवर्नमेंट खुद उनको असिस्ट करती है कि एक काम करो, ये सब का डिविडेंड हम आपको दे रहे हैं, जब आया पैसा तो देना। तो अगर गवर्नमेंट ने हमको ग्रांट दिया है फंड्स, गवर्नमेंट ने, तो हम वो उसको उस अमाउंट से भी हम दे सकते हैं। काय का? डिविडेंड। अब ये सर ऐसी सिचुएशन कब आती है? जब महामारी आती है, जैसे अभी कोरोना आया था, तो कोरोना में आपको लगता कंपनियों को गवर्नमेंट ने असिस्ट नहीं किया होगा? करना ही पड़ेगा। पूछो क्यों? सारी उम्र सरकार को कंपनियां पाल रही है, क्या बुरे वक्त में सरकार नहीं पाल सकती? उनको पालेगी और पाल के रखना ही है। पूछो क्यों? सरकार को पता है कि अगर कंपनियां बंद हो गई तो हमारे पास रेवेन्यू सोर्सेज हो जाएंगे, बुरे वक्त में अगर हम नहीं पालेंगे तो कौन पालेंगे? तो बहुत सारी कोरोना में कंपनियों को गवर्नमेंट ने फंड्स दिए। याद करो वो निर्मला सीतारमण जी फंड्स लाई थी ना, वो बजट लाई थी, वो बीच में आपने देखा होगा, वो 200-300 करोड़ बांटे ऐसे बोलने में आया था। तो उसमें निर्मला सीतारमण जी का स्पीच था, उसमें अंग्रेजी में कुछ भी बोलते रहे थे, वो 1-1.5 घंटे का स्पीच था उनका। भाई इतने ये सेक्टर को ये दिया, ये स्मॉल स्केल कंपनीज को ये दिया, लार्ज कंपनीज को ये दिया, जिस कंपनी पर इतने वर्कर हैं उनको ये फंड्स दे रहे हैं हम लोग। तो फंड्स जो प्रोवाइड किए होंगे उसमें से भी चाहे तो कंपनियां डिविडेंड बांट सकती है, लॉ ने प्रावधान किया हुआ है। तो इस तरीके से कोरोना जैसी स्थिति अगर आती है कंपनी के पास, सॉरी गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट उस टाइम पे इकोनॉमिक एक्टिविटी रोकने के बाद भी कंपनीज को असिस्ट करती है। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग फंड्स। और वो फंड्स अगर गवर्नमेंट दे रही है और उसमें से कंपनियां चाहे तो डिविडेंड बांट सकती है, उनको पावर दिया है लॉ ने। और लॉ ने पावर कैसे दिया? प्रोविजन रखी, क्या रखा है? तो इसलिए अब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी पेमेंट करेगी
पैसा देती है गवर्नमेंट कंपनीज को कि ये लो पैसे हम दे रहे हैं आपको, आप फिर उसमें से डिविडेंड बांटो, तो फिर डिविडेंड बांट सकते हैं। ताकि देखो क्या होता है, कंपनी को भी शेयर होल्डर का सोचना है, तो क्यों, अरे शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है तो वो डिविडेंड के ऊपर होता है ना, प्रॉफिट के ऊपर, तो उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट नहीं देंगे तो उनका सर्वाइव कैसे होगा। तो इस टाइम पे कोरोना ऐसी महामारी के अंदर हमने सबने एक दूसरे को लेके चला, वैसे ही गवर्नमेंट ने भी बड़ी बड़ी कंपनीज को लेके चली। समझा आपको क्लियर? नेक्स्ट है कैपिटल प्रॉफिट। ये क्या है सर? कैपिटल प्रॉफिट्स बताऊं? कैपिटल प्रॉफिट है जो वन टाइम प्रॉफिट होता है। एग्जांपल दूं, ये साल कंपनी ने एक लैंड परचेस किया, सपोज फॉर एग्जांपल हमारी इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब हमारे मेन प्रोडक्ट कौन से है? इलेक्ट्रिक के, ओके, हम उसमें से कमा रहे हैं, वो मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट बार बार मिलता है। अब ये साल क्या हुआ, ये साल कंपनी ने एक लैंड परचेस किया, 50 लाख की लैंड थी, 50 लाख की खरीदा, वहां पे कंपनी अपना प्लांट एस्टेब्लिश करना चाहती थी। लेकिन क्या हुआ, जिस एरिया के अंदर प्लांट एस्टेब्लिश करना चाहती थी वहां पे उन्होंने देखा कि यहाँ के लेबर ही आलसी है, नालायक, नहीं पुड़ते उनको पालना इतना। रीजन कभी अपना कंपनी अपना प्लांट वहां लगाती है जहां रिसोर्सेज अवेलेबल हो, और रिसोर्सेज में मैन पावर भी आता है, क्या आता है? हाँ। अब 2 मिनट ध्यान दो, तो क्या हुआ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाई थी कंपनी यहाँ पे, लेकिन वो कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल कर दिया तो 50 लाख तो गए नहीं, कंपनी ने वो एसेट बेच दी 70 लाख पे। अब तो 20 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? वो प्रॉफिट को अपन बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? जो वन टाइम प्रॉफिट हुआ। अब बताओ, हमारा मेन बिजनेस प्लॉटों का है क्या? हमारा मेन बिजनेस प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक बिजनेस का है, हम इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर है। लेकिन हमने क्या किया, हमने एक लैंड खरीदा था, प्रोजेक्ट बनाया था, नहीं बनाया, लेकिन 20 लाख में प्रॉफिट से गया, तो उस प्रॉफिट में से क्या कंपनी डिविडेंड बांट सकती? क्या क्वेश्चन मार्क आपके लिए? तो यस, बांट सकती है, उसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। लेकिन इसी कंडीशन है, क्या है? अब कंडीशन क्या है पढ़ता हूं। ऑन द फुलफिल दिस कंडीशन कैपिटल प्रॉफिट आर रियलाइज इन कैश। भाई 50 लाख की एसेट पड़ी है, 70 लाख हो गए, मार्केट वैल्यू 70 लाख हो गई। अब हम शेयर अभी हमने बेची नहीं, अभी तक के 70 लाख होंगे मालूम पड़ गया, लेकिन आप बोलेंगे हाँ बेचेंगे तो 70 लाख मिलेंगे, मिले क्या? आज नहीं मिले ना, बेची क्या नहीं बेची ना, तो आप उसमें से प्रॉफिट नहीं मारते। भाई अभी तक बेचा नहीं, पैसे हाथ में आए नहीं, और पहले यहाँ पे मंदिर खुला नहीं, पहले चालू बांटना। अरे आया समझो तुमको? यानी क्या हुआ, यहाँ पे एसेट बेची नहीं अभी तक और मालूम पड़ा 70 लाख हुए, बस ये बोलने पर मार्केट में 70 लाख हो गई, ये बोलने पर 20 लाख रुपए ये एस्टिमेट प्रॉफिट से हम बांटेंगे नहीं। पहले बेचो, कैश हाथ में लाओ, फिर प्रॉफिट डिविडेंड बांटो। तो इसलिए यहाँ दिया है कैपिटल प्रॉफिट आर रियलाइज इन कैश, यानी कैश फॉर्मेट में होना चाहिए। 50 से 70 आए क्या हाथ में आए तो बोलो प्रॉफिट है, बाकी बोलने पर नहीं होगा। अरे आ रहा क्या तुम समझ में? अकाउंटिंग के अंदर एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू से कोई भी अकाउंट रिकॉर्ड होता है क्या? नहीं। समझा मेरी बात? बुक वैल्यू से रिकॉर्ड करना, बुक वैल्यू कितनी है? 50 लाख। ये क्या है? एस्टिमेटेड रियलाइज वैल्यू है। ओरिजिनल रियलाइज वैल्यू कब होगी? जब उसको बेच के पैसा आएगा। तो ये ओरिजिनल रियलाइज इन कैश फॉर्मेट में अगर आता है तो आप उसमें से दे सकते हो। दूसरा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी परमिट्स, लक्ष्य ठहराओ, सच डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कंपनी आर्टिकल एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट अगर परमिट करती है, क्या करती है? परमिट, तो ही कंपनी के डायरेक्टर्स कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड दे सकते हैं। तीसरा, इट रिमेन्स एज प्रॉफिट आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी एसेट्स रियलाइज करके और लायबिलिटीज चुका के जो बचता है वो अपना कैपिटल प्रॉफिट, उसमें से आपको बांटना है। एग्जांपल देखो, अभी क्या हुआ था, 50 लाख की एसेट ली थी लैंड, 70 लाख में बेच दिया, लेकिन इसके लिए लोन लिया था। अब वो लोन पकड़ के 55 लाख हो गए, इंटरेस्ट पकड़ के कितने हो गए? तो 20 लाख प्रॉफिट नहीं हुआ, 15 हुआ। कैसे? वो 5 लाख रुपए जो एडिशनल एक्सपेंस लगे अपने को, उसको पहले रियलाइज करो, और जो नेट प्रॉफिट आएगा हाथ में कैपिटल, उसमें से आप बांटोगे। अरे आ रहा क्या तुमको समझ में? यानी इन शॉर्ट एसेट्स और लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करके जो बचता है आपका कैपिटल प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट में से आप डिविडेंड बांट सकते हो। ये मेरी पिक्चर समझी क्या आपको? 50 लाख का एसेट लिया था लोन पे, लोन पकड़ पकड़ के इंटरेस्ट भरा ही नहीं था कंपनी ने, 55 हो गया। अब 70 हाथ में आए,
तो हम 20 कमाई है ऐसे बोलेंगे क्या? हम कितना बोलेंगे? 15 कमाया। क्यों? वो 55 लाख रुपए पे तो करना ना अपने को भैया। तो 55 लाख रुपए लायबिलिटी डिस्चार्ज करके, एसेट डिस्चार्ज करके जो बचता है उसमें से आप चाहो तो कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड बांट सकते हो। ऐसा लॉ का प्रोविजन दिया हुआ है और कॉमन सेंस है। क्या है वो? क्लियर? अब तीसरा, कांट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल। मैंने आपको ये कल ही बताया था, कैपिटल में से हम डिविडेंड इतनी ओनली कैलकुलेट करते। क्या करते? याद करो, कल जब मैं 5 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ और 50 लाख रुपए कैपिटल था, तो मैं 50 लाख रुपए कैपिटल कम कर रहा था क्या? नहीं, मैं दे रहा प्रॉफिट में से था, लेकिन कैलकुलेट कर रहा था उनकी कैपिटल में से। तो डिविडेंड हम देते प्रॉफिट में से है, लेकिन कैलकुलेट करते उनके पेड अप कैपिटल से। देखो वही लिखा हुआ है, डिविडेंड मींस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, सो इट कैन बी distributed from profit but can't be paid out of capital of the company। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ रहा है? और चौथा है फ्री रिजर्व, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। फ्री रिजर्व यानी क्या? जो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे डिबेंचर रिडम्पशन फंड है, क्या डिबेंचर रिडम्पशन फंड में से हम डिविडेंड दे सकते हैं क्या? जनरल रिजर्व में से? यस, आप दीजिए ना। वैसे भी हम जनरल रिजर्व बोनस शेयर देकर डिविडेंड देते ना इन द फॉर्म ऑफ शेयर। याद करो, बोनस शेयर क्या है? इट इज अ डिविडेंड बट नॉट इन कैश, इन द फॉर्म ऑफ शेयर। तो फ्री रिजर्व कोई भी रहा, आप डिविडेंड बांट सकते हो टेक्निकली, थोड़ा करना है तो। हाँ, समझा आपको क्लियर? तो हमने क्या सीखा? डिविडेंड हम करंट ईयर के प्रॉफिट में से देते हैं, डिविडेंड हम प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट जो पड़े, अगर पड़े होंगे लावारिस प्रॉफिट, उसमें से भी तो चलेगा। डिविडेंड हम चाहे तो जो गवर्नमेंट के फंड्स दे रहे हैं अगर कोई, उसमें से दो। डिविडेंड हम चाहो तो कैपिटल प्रॉफिट में से देंगे, कंडीशन रख के कुछ करके, लेकिन कैपिटल में से नहीं देंगे, कैपिटल प्रॉफिट में से चलेगा, इन कैपिटल में से नहीं। हाँ, कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल में अंतर क्या है समझा आपको? वन टाइम प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, और कैपिटल बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, उसमें से देंगे नहीं हम। हाँ, खाली नहीं करेंगे उसमें से दुकान। और लास्ट है फ्री रिजर्व में से हम डिविडेंड दे सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। इस तरीके से डिविडेंड देने के सोर्सेस लॉ ने ऑप्शन रखे हैं कंपनी के लिए, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करके कंपनी चाहे तो डिविडेंड बांट सकती है अपने शेयर होल्डर्स को। ओके, कौन से डिविडेंड की बात आ रही है? ओनली फाइनल, इंटीरियम की नहीं। हाँ, याद रखना ये, द वर्ड डिविडेंड मीन्स फाइनल। गॉट इट क्लियर? समझा? अब हम बात करते हैं प्रोविजन, फिर से पढ़ रहे हैं, लेकिन अब पढ़ रहे हैं डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की। यानी यहाँ पे अगर कंपनी को जो मुंह मारना है डायरेक्टर्स को 10%, जैसे अपने कल मुंह मारा है मीटिंग में, है ना, तो डिक्लेरेशन करने के लिए पहले कंपनी को कौन कौन सी कंडीशन लॉ की फुलफिल करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। यानी आप एनुअल जनरल मीटिंग में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रस्ताव रखते हैं, बेटा छुट्टी मिलेगी नहीं ऐसे जब तक कि आप मुझे आंसर दोगे नहीं। मेरा पढ़ाना खत्म हुआ कि मेरा पूछना शुरू होगा फिर, इसलिए अबे रहो यहाँ पे, मेन क्वेश्चन पे फोकस करना, क्वेश्चन पे। हाँ, मैं क्वेश्चन पे ही ज्यादा फोकस करता हूँ। प्रोविजन दोनों है, लेकिन कौन सी प्रोविजन पढ़ते समझा रहा है आपको क्लियर? पहली प्रोविजन पढ़ी कैपिटल प्रॉफिट, डिविडेंड किस में से दे सकते हैं। अब पढ़ रहे हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर करना है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर मुंह मारते हैं 10% देके डिविडेंड बोलो, कल से अपन ने मारा, तो उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पहले सारी कंडीशन कंपनी की फुलफिल करनी पड़ती है। और वो कौन सी कंडीशन है वो पढ़ जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं लीगल प्रोविजन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे? डिविडेंड डिक्लेयर करने के पहले कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी है इसको? कंपनी के डायरेक्टर्स को। क्योंकि डिक्लेयर कौन करता है डिविडेंड? बताओ, कंपनी के बोर्ड ऑफ। कौन सी मीटिंग में? एनुअल जनरल। पढ़ाया ना कल ही मैंने आपको। चलिए तो अब देखते हैं उसकी कंडीशन। पहला, अच्छा पहले पढ़ लेते हैं। Following are the legal provision for declaration of dividend which is mentioned in the Companies Act 2013। फास्ट हो रहा है क्या? समझा? ओके, चलो पहला बोर्ड मीटिंग। मैंने आपको पहले कहा था कि बोर्ड मीटिंग जब तक होंगी नहीं, उसमें जब तक वो पास नहीं होगा, क्या नहीं होगा, रिजोल्यूशंस, तब तक रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर होता नहीं है। कोई भी मीटिंग के पहले बोर्ड मीटिंग होती है, याद करना। Dividend can be declared only on the recommendation of board of directors. Board meeting should be held called to pass a resolution about। हाँ सुनो, अब कौन से AGM के पहले बोर्ड मीटिंग में कौन से प्रपोजल पास होते हैं वो देखते हैं। पहला, रेट एन अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड। जैसे कल अपन देखा यहाँ पे कि काट साट की 5 लाख बच रहे हाथ में, कल आया ना शशांक तू, 50 लाख कैपिटल था, तो कितना बन रहा रेट?
10%। अरे कैपिटल का प्रॉफिट कितना परसेंट है ये 10%, बराबर कि नहीं? तो 10% डिविडेंड डिक्लेयर करेगा एजीएम में। ऐसे डायरेक्टर पहले ही रिजोल्यूशन पास करते हैं अपनी मीटिंग में, किसकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में। अमाउंट ये 5 लाख रुपए। आगे दिया है बुक क्लोजर डेट ऑफ डिविडेंड, ये अच्छा दिया उसने बुक क्लोजर। अब ये क्या होता है सर? बुक क्लोजर्स फॉर डेट ऑफ डिविडेंड, सुन लीजिए, ध्यान दो क्या होता है। अगर कोई ट्रांसफर वांसफर अटका हुआ होगा प्रोसेस में, ट्रांसफर ने ट्रांसफर अप्लाई किया होगा, अब डिविडेंड देने का टाइम आ गया है, तो उस टाइम पे वो सारे ट्रांजेक्शन रोक देते हैं। पूछो क्यों भाई? फिर अभी उनका काम करे कि हम अपना काम करें डिविडेंड का भी? और अगर उनका काम करेंगे तो नए चेंजेस करने पड़ेंगे मेंबर्स बुक में। जैसे अभी ट्रांसफर ने ट्रांसफर को अप्लाई किया हुआ है, अब ट्रांसफर अगर अप्लाई कर देंगे तो नया ओल्ड मेंबर का नाम हटा के न्यू मेंबर का डालना पड़ेगा। अरे ट्रांसफर ऑफ शेयर पढ़ाया था ना आपको, तो उसमें वो काम करने में क्या होगा, हमको दिक्कत आएंगे डिविडेंड दे किसको? ट्रांसफर बोलेगा कि नहीं नहीं, जिस वक्त आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया था उस टाइम पे तो सर्टिफिकेट गया ही ना उसके पास, ट्रांसफर के पास, फिर रोना धोना होगा ना। इसलिए क्या करते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर करने के पहले सारे बुक क्लोज कर दे, बंद करो, जो भी काम अटके हुए रहेंगे बीच के वो बंद करो, और जिसका नाम मेंबर बुक में है उसी के नाम पे डिविडेंड वारंट बनेगा, खत्म विषय। उसको बोलते हैं बुक क्लोजर। क्या बोलते हैं उसको? जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे ना उस दिन पे हम वो सारे ट्रांजेक्शन रोक देते हैं जो डिविडेंड को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया ट्रांसफर का, अब अगर ट्रांसमिशन नाम आ गया और ट्रांसफर का नाम हट गया तो क्या होगा इसमें बताओ? इसमें फिर जाएगा डिविडेंड डिक्लेयर ट्रांसफर के नाम पे, ट्रांसमिशन के नाम पे। अरे ट्रांसफर ही तो वो वहां ट्रांसफर होएगा कि नहीं नहीं आपने लास्ट डे पर कैसे चेंजेस किए, इसलिए वो ट्रांजेक्शन फिलहाल रोक देते हैं हम लोग। फिलहाल हम रोक देते हैं कि भाई डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए, उसके बाद वो कंटिन्यू करेंगे ट्रांजेक्शन। समझा आपको? यानी काम को फिलहाल सारे कामों को स्थगित कर देना जो डिविडेंड को अफेक्ट करे, उसको बोलते हैं बुक क्लोजर। किसके पास वो है क्या टेक्स्ट बुक एसपी का? निकालो, उसमें दिया हुआ है। पेज नंबर क्या है? चैप्टर 10 है ना। देखो मैं बुक क्लोजर पढ़ता हूं अच्छे से, आप समझोगे। मैं जब बुक ड्राफ्ट करता हूं ना, मेरी अच्छी आदत क्या है, मेरी आंखें बहुत शार्प है, मैं कोई चीज भूलता नहीं हूं। बुक क्लोजर के बारे में दिया हुआ था इसमें, मैं इसलिए निकाल रहा हूं। हाँ देखो लिखा हुआ है बुक क्लोजर का मतलब है इट मीन्स द टाइम पीरियड व्हेन द कंपनी डज नॉट हैंडल एनी एडजस्टमेंट्स टू द रजिस्टर और रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर शेयर। यानी इन शॉर्ट जहां पे हमको अगर नीड है ट्रांसफर मेंबरशिप के अंदर चेंजेस करने की, वो रोक दो फिलहाल। क्या करो? पहले डिविडेंड दे दो इस साल का, फिर काम आगे बढ़ा। पूछो क्यों? बाद में रोना चाहिए नहीं कि हमारा ये हो गया वो हो गया। फिलहाल सारे ट्रांजेक्शन डिविडेंड को अफेक्ट कर रहे, रोक दो फिलहाल। क्या करोगे? यानी ट्रांसफर वाला काम रुका हुआ है, कोई मेंबरशिप में कोई बदलाव आना है, मेंबर रजिस्टर मेंबर में नाम हटा के दूसरा लाना है, जैसे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर आ गया, कोर्ट से ऑर्डर आया होगा कि भाई ये इसके हवाले करो, इंसॉल्वेंट हो गया तुम्हारा शेयर होल्डर, इसके तो फिलहाल नहीं, अभी नहीं। आपका जो लेटर आया है कब मिला है? जिस दिन हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, तो अभी नहीं, अभी फिलहाल रुक दो, पहले डिविडेंड दे दो ये दिन का, भले वो इंसॉल्वेंट रहना चलेगा उनको, वो इंसॉल्वेंट पर्सन को भी हम देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है आपको क्लियर? तो ट्रांसफर ट्रांसमिशन के काम को रोक दिया जाता है उस दिन पर, उस डेट को बोलते हैं बुक क्लोजर डेट। क्या बोलोगे उसको? और क्यों रोकना है समझा? कॉमन सेंस है। क्या है? अरे भैया मेंबर में बदलाव लाएंगे तो झगड़े होंगे ना, फिर अकाउंटिंग भी किसको देंगे? तो फिलहाल इसलिए काम रोक दो जिसका नाम मेंबर बुक में फिलहाल है अभी तक, वो उनको उनके नाम का डिविडेंड वारंट बनाओ और भेजना। समझा आपको क्लियर? हाँ आगे डेट एंड अमाउंट ऑफ डेट ऑफ जनरल मीटिंग। तो यहाँ पे तय होता है कि एनुअल जनरल मीटिंग रखेंगे क्यों, कहाँ, कब? पूछो क्यों? क्योंकि आखिर फाइनल डिवीजन जो है वो डिक्लेयर कहाँ होता है? एनुअल जनरल। तो इसलिए बोर्ड बिफोर एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी मस्ट हेल्ड बोर्ड मीटिंग। तो इसमें तय होता है कि कौन सी तारीख को हम रखें एनुअल जनरल मीटिंग, जहाँ पे हमको डिक्लेयर करना है डिविडेंड। और दूसरा बैंक,
बैंक विच सेपरेट अकाउंट शुड बी ओपन टू रेमिट रीच डिविडेंड अमाउंट। कौन सी बैंक से हमको पेमेंट पहुंचानी है, यानी डिविडेंड वारंट कौन सी बैंक का बनाना है। आपको बता दूं मैं, डिविडेंड वारंट जो ना बैंक का बनता है। किसका बनता है? बैंक के नाम का ऊपर बैंक का नाम लिखा होता है, क्योंकि बैंक को हम आदेश देते कि बैंक जो डिविडेंड वाला लेके आएगा उसको पैसे देना। तो हमको कौन सी बैंक रखनी है, स्पेसिफिक बैंक जिसके थ्रू डिविडेंड वारंट हमें, डिविडेंड वारंट के थ्रू हमको डिविडेंड पहुंचाना है, इसको हर एक शेयरहोल्डर को। क्या मेरी बात आप सभी को समझ आ रहा है? तो पहला प्रावधान है बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में कौन से मुद्दों को पास करना समझा आपको? पहला रेट ऑफ डिविडेंड, अमाउंट ऑफ डिविडेंड, दूसरा बुक क्लोजर डेट बंद करो, तीसरा एनुअल जनरल मीटिंग कब रखनी है, और चौथा कौन सा बैंक सेलेक्ट करना जिसके थ्रू हर एक शेयरहोल्डर के पास डिविडेंड का पैसा पहुंच जाना चाहिए। ओके क्लियर? दूसरा प्रावधान शेयरहोल्डर्स अप्रूवल। मैंने आपको कल ही बताया था कि फाइनल डिविडेंड शेयरहोल्डर्स के अप्रूवल के बिना पॉसिबल नहीं है। बोर्ड सिर्फ रिकमेंड करता है लेकिन अप्रूव करते हैं उसको शेयरहोल्डर्स। तो वो लिखा हुआ है द रेट ऑफ डिविडेंड एज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अप्रूव बाय शेयरहोल्डर इन एजीएम बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। यानी 100 में से अगर 51 ने भी हाँ बोल दिया तो इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और अगर स्पेशल बोला होता तो 75 से ऊपर। ओके, द शेयरहोल्डर में डिक्लेयर लोअर रेट ऑफ डिविडेंड देन रिकमेंडेड बाय द शेयरहोल्डर्स बट कैन नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ डिविडेंड्स वंस द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एट एजीएम कैन नॉट बी रिवोक। शेयरहोल्डर्स की अगर इच्छा ही तो कम बोल सकते हो लोग, लेकिन ज्यादा नहीं। तो क्यों? क्योंकि देखो सिंपल है। अब मैं बोलता, अब हम डायरेक्टर हैं, तुम सब शेयरहोल्डर हो, हम लोग पूरी प्लानिंग करके आए हुए हैं ना आपके लिए। पूछो क्यों? क्योंकि हमने पहले बोर्ड मीटिंग हेल्ड की हुई है ना। ये क्या है? अबे हाँ, ये किया हुआ है ना बोर्ड मीटिंग हमने। तो बोर्ड मीटिंग में हमने देखा होगा ना कि कितना कैपिटल अवेलेबल है। जैसे कल की पिक्चर में याद करो, 50 लाख रुपए अवेलेबल था कैपिटल, पेड अप कैपिटल, और प्रॉफिट की अमाउंट अवेलेबल थी डिविजिबल प्रॉफिट 5 लाख रुपए। तो 10% हो रहा, कितना हो रहा है ना। तो हम रेट ऑफ डिविडेंड आपको 10% बोल रहे हैं। अब शेयरहोल्डर बोल रहे नहीं नहीं सर, आप इस बार हमको 12% दो। तो 12% कहां से लाएंगे हम? प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो कम चलता। आप बोलो सर रिजर्व बढ़ाओ। अगर तुमने अभी एग्जांपल, अभी तुम सब बोल रहे हो नहीं सर हमको इस बार डिविडेंड कम कर चाहिए, आप रिजर्व बढ़ाओ। आगे अनसर्टेनिटी आई तो ऐसी कुछ, तो मैंने ठीक है तुम बताओ कितना करूं, 8 कर दूं? 8% चलता। तो 8 अगर बोलोगे तुम लोग तो क्या होगा, मैं यहां से 1 लाख का और रिजर्व कर दूंगा, क्योंकि 8% करना है अगर मुझे तो 4 लाख ही करना है। अरे 4 लाख रुपए ये कितना परसेंट है 50 लाख का? देखो 8% आएगा। अरे आ रहा कुछ समझ में? तो यानी क्या हुआ, अब शेयरहोल्डर्स की अगर सटकी तो वो कम बोल सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं, ज्यादा देने के लिए है ही नहीं भैया। और कम बोल दिया अगर तो डायरेक्टर कहेंगे ठीक है हमको क्या है, हम उतना रिजर्व कर देंगे, तो फिर ये जनरल रिजर्व जाएगा। कुछ क्वेश्चन इसमें? तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रावधान है कि शेयरहोल्डर के पास राइट्स है कि वो रेट ऑफ डिविडेंड लो कर सकते हैं लेकिन इंक्रीज नहीं करेंगे। किससे? जो रिकमेंड किया है बोर्ड ने, क्योंकि बोर्ड ने सोच समझ के किया है कि कितना हमको अवेलेबल प्रॉफिट है और कितना हमारे पास पेड अप कैपिटल है उसका। डन? हाँ, और एक बार अगर मुंह मार लिया एजीएम के अंदर तो अब रिवोक नहीं होगा, यानी कैंसिल नहीं होता है। रिवोक का मतलब रोकना, कैंसिल, तो कैंसिल नहीं होता है, कैन नॉट है, कैन नॉट। मैंने आपको कल ही बताया था, वंस अ फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर इट बिकम अ स्टैट्यूटरी डेब्ट एंड पेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। एक बार अगर फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो कंपनी के लिए कर्जा बन जाता है फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी, और पेड करना पड़ता है 30 दिन के अंदर ही। देखो आप मेरी नोटिस करो, मैं एक ही चीज को कम से कम 10 बार बोलता हूं इनडायरेक्टली, 10 बार, और 11वें बार में जब पूछता हूं ना गायब हो जाता है तुम्हारे मुंह से। 10 बार बनाने के बाद भी अगर नहीं आ रहा तो तुम बेल हो। कौन हो? बेल। कौन हो? हाँ, सिंपल है ना। अरे भाई एक टीचर की हद होती ना पेशेंस, वो पूरे मेरे खत्म कर दी तुम लोग। तो नोटिस करो, मैंने कल पोक सिस्टम में भी तुमको 3-4 पढ़ाया, आज ही पढ़ाया, और अगर मैं अभी 5 मिनट बाद देव से पूछूंगा ना उसको याद नहीं है, लिख के दू। देख देव, अभी मैंने लास्ट स्टेटमेंट क्या दी बता तो? 1 मिनट। हाँ, बोल दिया नहीं, कहा कोई भी बोलता नहीं बोलते। क्यों नहीं होता कैंसर? क्या
क्या है कंपनी की, क्या है वो, कौन सा क्या वर्ड था हमने बोला था, ए नहीं देखो मैं तुमको ट्रायल दिखा रहा हूँ, ट्रायल यहीं का यहीं सैंपल, नहीं बोलो बेटा, किसी को हेल्प करके क्या मिलेगा, आप तो गिरा ही रहे हो। ए वो बुक में नहीं मिलेगा, देखो टेंशन मत ले, वो मैंने तुमको बना एडवांस दिया, एक्स्ट्रा नॉलेज। नहीं बोलो, ए कृष्णा, देखा सैंपल मिल गया तुमको, अब आ जाएंगे उसको पास में। हाँ देखो, तो ये होता है कंसंट्रेशन का लैकनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ऐसे ऐसे तुमको कुछ भी नहीं आएगा। अब तुम बताओ इससे सिंपल कोई पढ़ाएगा क्या तुमको, सोचने वाली बात है। नी तूने भले 11th का एसपी नहीं पढ़ा, लेकिन तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या थोड़ा बहुत, अब बताओ वो बच्चे को आ रहा, ये तो पूरा महारथी हमारे पास पढ़ के बैठा 11th का, सोचने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है कि नहीं देव, यू शुड फोकस ऑन इट। आइदर गवाओगे, मेरे को कुछ नहीं है, देखो मेरा रत्ती भर का लॉस है क्या, तुम बताओ, तुम नहीं पढ़ोगे या पढ़ोगे, मेरा क्या जा रहा, तुम मेरे को फीस पूरी दे रहे हो, बराबर कि नहीं, मैं कोई तुमको कॉम्प्रोमाइज नहीं दे रहा, ना ऑफर दे रहा तुमको मैं कुछ, और पढ़ा रहा भी पूरा ईमानदारी से, लेकिन लिखना तुमको ये पेपर तुम्हारे, मार्क्स तुमको अच्छी आएंगी, बेनिफिट तुम्हारे ही है, लॉस मेरा कुछ भी रत्ती भर का नहीं है। तुम जाओगे 2 बैच और खड़ी है मेरी पीछे रिजल्ट देने के लिए, बराबर कि नहीं भाई, एक बैच ने रिजल्ट नहीं भी दिया तो मुझे क्या जाना है, मैं जितनी मार्केट में गुडविल बना दी मैंने, बराबर कि नहीं। तो अब तुम्हारे रिजल्ट से मेरी गुडविल को अफेक्ट नहीं होगा, समझा रहा तुमको, जितना लोगों ने जजमेंट करना था कर लिया मेरे लिए, अब वो नहीं करेंगे। तो इसलिए बोलता हूँ लॉस पूरा ही तुम्हारा है, मेरा कुछ भी लॉस नहीं है। ध्यान दोगे समझना, तुमको नहीं ध्यान दोगे तुम देखो तुम्हारा नसीब। कितनी बार बोलूं बताओ, स्टैच्यूटरी डेब्ट है, स्टैच्यूटरी डेब्ट है, अब उसको वर्ड नहीं आ रहा, क्या करूं मैं, लिख के रखना पड़ता। जब हम हमारे सर हमको पढ़ाते थे ना, हम लिख के रखते थे, हमको पता है कि कौन सा वर्ड कब कहाँ आएगा पता नहीं चलेगा। तुम लोग यहाँ सत्संग सुनने आए हो मेरा, प्रवचन बाबा का, सही कि नहीं गोपाल, और फिर एग्जाम में याद कहाँ से आएगा, अरे सर ने अभी 5 मिनट पहले पढ़ाया वो याद नहीं आया, तो एग्जाम में कहाँ याद आएगा, नहीं बराबर कि नहीं। चलो हाँ, वाई इट कैन नॉट बी रिवोक्ड बिकॉज इट बिकम अ स्टैट्यूटरी डेब्ट। हाँ, सेपरेट बैंक अकाउंट मैंने आपको बताया था पहले ही, the company must deposit dividend amount in separate bank account within 5 days of the declaration of dividend। देखो डिविडेंड का डिविडेंड वारंट सभी के पास 30 दिन के अंदर आ जाने चाहिए, सभी के पास यानी कि इसके पास सारे शोल्डर के पास, नहीं आया तो अनपेड डिविडेंड कहेंगे। लेकिन उसका जो पैसा है, आज अगर सपोज 31 मार्च 2023 को हमने एनुअल जनरल मीटिंग किया, इसमें डिक्लेयर कर दिया, तो 5 अप्रैल यानी 5 दिन के अंदर 5 अप्रैल 2023 तक के हमारे शेड्यूल बैंक में बैंकर के पास हमें पूरे पैसे ट्रांसफर करने पड़ते हैं जितना हमारा डिविडेंड का अमाउंट है। पूछो क्यों, जो डिविडेंड वारंट ले जाएंगे बैंक बोलेंगे तुम्हारे पैसे नहीं आए, तो ये तो फंसी जाएंगी ना हमारी। अरे तुम शेल्डर हो, तुम गए बैंक के पास डिविडेंड वारंट दिया, बैंक बोलती क्या का डिविडेंड वारंट, हमको तो पैसे नहीं आए कंपनी से। अरे भैया पैसे नहीं आए तो क्या हम क्या खैरात करने तो नहीं बैठे, अरे आ रहा तुमको समझ में। इस तरीके से 5 लॉ उन्हें बाउंड करता है कि डिविडेंड डिक्लेयर के 5, देखो ये जो तुम सुन रहे हो ना 5 दिन, ये 6 दिन, ये वायवा लूंगा मैं, नहीं आया तो फिर चीड़ डालूंगा, बताया तुमको। हाँ 5 दिन के अंदर बच्चा लोग, 5 दिन के अंदर कितने डिविडेंड का पैसा बैंक अकाउंट में पहुंच जाना चाहिए। बाद में अगर नहीं पहुंचा तो उसके क्या प्रावधान है वो नीचे दिए हुए, ओके ध्यान देंगे बच्चा लोग, समझो आगे। प्रोहिबिशंस टू पे डिविडेंड, देखो अ कंपनी विच हैज फेल्ड टू रीपे डिपॉजिट और एनी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कैन नॉट डिक्लेयर द डिविडेंड ऑन इट्स इक्विटी। बाहर का कर्जा फेटा नहीं और चले हो माला को खुश करने, पहले बाहर का कर्जा फेडो, कॉमन सेंस। क्या ये देखो ये वाला पॉइंट कॉमन सेंस नहीं किया, तो यहाँ पे जो कंपनियों ने डिविडेंड का या तो प्रिंसिपल अमाउंट यानी डिपॉजिट अमाउंट जो रिडम्पशन डेट आ गई है, मैच्योरिटी आ गई है, आपने नहीं पे किया है या उनका इंटरेस्ट बाकी है, तो ऐसी कंपनियों को डिविडेंड डिक्लेयर करने का कोई हक नहीं है।
पहले मालक को नहीं, पहले बाहर वालों को निपटाओ, मालक अपने समझ लेंगे, लेकिन बाहर वाले समझते क्या? तो पहले बाहर कर्जा फेंटो, अगर तुम्हारा फेंटने का डेट आ गया तो, यानी मैच्योर डेट आ गई है, आपने डिपॉजिट पे नहीं किया है, अमाउंट लोन अमाउंट पे नहीं किया है आपने, डिपॉजिट क्या है? बोरोड कैपिटल सोर्स है ना, उसका इंटरेस्ट बाकी अगर शॉर्ट टर्म तो उसका भी पहले पेमेंट करो। दूसरा रीजन, अ कंपनी विच इज डिफॉल्ट इन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर का अगर मैच्योरिटी आ गया है, आपने उनका प्रिंसिपल अमाउंट मूल रकम आपने पेड नहीं किया है लोन अमाउंट, या उनका इंटरेस्ट बाकी है, तो ऐसी कंपनियां डिविडेंड डिक्लेयर करने का कोई हकदार रखती नहीं है। और लिखा हुआ है रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, एक मिनट, रेफरेंस नहीं चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। यानी क्या, सुनो, अब आप देखो प्रेफरेंस शेयर्स का एक टाइप था, कौन सा? रिडम्पशन प्रेफरेंस, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड आ गया है, उनका अमाउंट आपने पे नहीं किया अभी तक, तो ऐसी कंपनियों को भी डिविडेंड देने का हकदार नहीं है। जबकि प्रेफरेंस शेयर ओन कैपिटल का सोर्स है, वो रिडीम नहीं होता, लेकिन एक ही सिर्फ एक टाइप है, ओचंडी टाइप हमारा, कौन सा? ऑड में आउट वाला, वो है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को एक समय के बाद वापस करना पड़ता है। मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ाया था, याद होगा अगर आपको तो अगर वो ड्यू डेट आ गई है, मैच्योरिटी डेट आ गई है, और मैच्योरिटी आने के बाद भी आपने पेड नहीं किया उसका अमाउंट, तो कंपनी डिविडेंड देगी नहीं। पहले बाहर वालों को निपटाओ, जिसको सल्टाना है सल्टा नहीं रहे हो, और यहाँ पे अपनों को खुश कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अंदर खोखला ही है ना कंपनी, तो ऐसी खोखली वाली कंपनी को डिविडेंड का राइट नहीं, लॉ से रोक देता है। नो, पहले बाहर वालों को कर्जा पेटो, अगर फेंटने का डेट आ गया तो भैया, समझा आपको क्लियर? कोई अगर बैंक वगैरह या मुथूट गोल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन इंटरेस्ट बाकी होगा तो वो पहले पे करो। इन शॉर्ट, बोरोड कैपिटल का सोर्स जितने भी है वो सब पे करो, चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट हो, चाहे वो इंटरेस्ट अमाउंट क्यों ना हो, वो पेड नहीं किया, ड्यू डेट किया, और डिविडेंड डिक्लेयर करना है, नो अलाउड। ओके, क्लियर? समझा? पक्का? तो 4 प्रोविजन समझा डिक्लेयर करने के पहले। इन कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो 4 बातों को देखना है। पहला बताओ कौन सा? बोर्ड मीटिंग करके ये मुद्दे पास करने, शेयरहोल्डर्स का अप्रूवल लेना है, लेकिन शेयरहोल्डर्स रिजेक्ट, लोअर रेट करेंगे, इंक्रीज नहीं करेंगे। ओके, हाँ, सेपरेट बैंक अकाउंट में 5 दिन के अंदर पैसे डालने हैं डिक्लेरेशन के पहले होने के बाद, और ये रीजन है जिसकी वजह से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है। ओके, क्लियर? बाकी कल देखते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। आपको इंग्लिश की इवनिंग की टेस्ट रहेगी आपकी, आपके पास क्वेश्चन आ गया है